नमस्कार साथियों। एग्जाम मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पे मैं प्रज्ञा पांडे आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आशा है कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे, अपनी पढ़ाई को बढ़िया से एकदम कंटिन्यू रखे होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है साइंस का सेगमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सीपेट का जो सिलेबस उसने साइंस का जो सेगमेंट दिया है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम अब तक हमने जो है बायो का जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन फॉर्मेट था वो पूरा हमने पढ़ लिया है। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है वो एक क्वेश्चन फॉर्मेट है। आपको थ्योरी बहुत कम उसमें मिलेगी, क्वेश्चन फॉर्मेट बहुत ज्यादा है। मतलब वो सारा क्वेश्चन पूछा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किया गया। हालांकि हम लोग जो है लास्ट में आपको क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो हम आज जो है यहाँ से क्या जो है फिजिक्स शुरू कर रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, और ये भी आपका जो है ये सारा आपको किस फॉर्मेट में मिलेगा, ये क्वेश्चन फॉर्मेट में मिलेगा। यानी कि ये सारे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? आज हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, भार यानी वेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वेट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखिए भार क्या होता है। ठीक है, भार क्या होता है, ये किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल होता है। ठीक है, जो भार है वो क्या होता है कि पृथ्वी द्वारा, यानी पृथ्वी जो है आकर्षण बल लगाती है। ठीक है, किसी वस्तु पे, वो क्या है, वो वस्तु का भार है। देखिए कैसे समझते हैं इसको। आप आपका जो भार है, ठीक है, अगर आपको भार विहीन कर दिया जाए तो आप क्या जमीन पे चल पाएंगे? ऐसे ही नामुमकिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है आपको स्थिर करने के लिए पृथ्वी जो है आकर्षण बल लगा रही है। यही क्या है, आपका भार है। यानी भार की जो परिभाषा यहाँ पे दी गई है वो ये दी गई है कि किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा, ठीक है, लगाया गया जो आकर्षण बल है उसे क्या कहते हैं, उस वस्तु का भार कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखिए क्या है। देखिए द्रव्यमान के बारे में यहाँ बात की गई है, यानी कि मास के बारे में यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, देखिए ये क्या है कि किसी वस्तु पर या पदार्थ के परिणाम को उस वस्तु या पदार्थ का क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, यानी मास बोलते हैं। किसको बोलते हैं कि कोई वस्तु है, ठीक है, या कोई पदार्थ है जो उसका परिणाम है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि किसी भी वस्तु पर, कोई भी वस्तु हो, वहां जो उसका द्रव्यमान है, यानी कि प्रत्येक स्थान पे वो स्थिर रहता है, यानी कि स्टेबल रहता है। क्या रहता है? स्टेबल रहता है। ठीक है, इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे यम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यम मीन्स मास। ठीक है, वस्तु का जो द्रव्यमान है प्रत्येक स्थान पे स्थिर रहता है। यानी कि जब किसी वस्तु के द्रव्यमान पे बल लगाया जाता है तो वो गतिशील होगी, उसके पहले वो गतिशील नहीं होगी। यही बात यहाँ पे की गई है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो प्रत्येक स्थान पे क्या होता है, स्थिर रहता है, यानी कि स्टेबल रहता है। अब आगे देखिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भार और द्रव्यमान में अंतर पूछता है। ठीक है, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है, तो आइए देखते हैं। देखिए क्या है कि भार को W से करते हैं, डिनोट करते हैं, जैसा कि भार को वेट कहा जाता है, द्रव्यमान जो है यम के द्वारा डोनेट किया, सॉरी, द्रव्यमान जो है में यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि देखिए भार क्या है, भार में पृथ्वी का आकर्षण बल होता है। क्या होता है इसमें? पृथ्वी का आकर्षण बल होता है, यानी कि वो आकर्षित करती है अपनी ओर। ठीक है, पृथ्वी जो है आकर्षित करती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आकर्षण बल के कारण। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, वस्तु या पदार्थ का परिणाम होता है। क्या, कौन, किसके बारे में बात हो रही है, तो द्रव्यमान के बारे में यहाँ बात हो रही है। द्रव्यमान क्या है, यह वस्तु या पदार्थ का परिणाम है। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि भार क्या है, जो भार का मात्रक है वो न्यूटन होता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, भार का जो मात्रक है वो क्या है, भार का जो मात्रक है वो न्यूटन है। ठीक है, अब देखिए कि जो द्रव्यमान का मात्रक है वो क्या है, ग्राम या किलोग्राम से डोनेट करते हैं, ग्राम अथवा किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम।
आगे देखिए क्या है, भार के बारे में बात की गई है, सदिश राशि है। अब यहाँ पे ये आ जाता है कि आखिर ये सदिश राशि है क्या। देखिए सदिश राशि का अर्थ होता है जिसमें ऐसी कोई राशि जिसमें जो है परिणाम हो, ठीक है, परिणाम हो, ठीक, और उसमें दिशा भी हो, क्या हो, दिशा भी हो, ठीक है, वो कौन सी राशि कही जाती है, वो सदिश राशि कही जाती है। अब अदिश राशि क्या है, अदिश राशि में ना परिणाम परिणाम नहीं होता है, ठीक है, ना ही दिशा होती है, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा अपोजिट हो गया है, ये सदिश के बारे में देख लेते हैं पहले कि जो सदिश राशि है उसमें क्या होता है कि परिणाम होता है और दिशा होती है। अदिश राशि में ये सब नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि जो वस्तु का भार है, ठीक है, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। जो भार होता है, भार जो होता है, वस्तु का जो भार होता है वो भिन्न भिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए कि जो द्रव्यमान है यानी कि वस्तु का जो द्रव्यमान है प्रत्येक स्थान पे अचर रहता है, यानी कि मैंने पढ़ाया, अभी आगे पढ़ाया मैंने कि जो द्रव्यमान है वो प्रत्येक स्थान पे क्या होता है, स्टेबल होता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं आप लगाएंगे वो स्थिर ही रहेगा। तो द्रव्यमान के बारे में यहाँ बात की गई है, ये प्रत्येक स्थान पे अचर यानी कि स्टेबल, स्टेबल मिलता है आपको, ठीक है। आगे देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे दूरी और विस्थापन के बारे में जो है कहा जा रहा है, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है, तो देखिए क्या कह रहा है कि आप इसे प्रतिदिन की भाषा में बोल सकते हैं, जैसे आप रोजमर्रा के लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें देखिए क्या है, देखिए दूरी और विस्थापन एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जो फिजिक्स है यानी कि भौतिकी है, इन दोनों शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो है फिजिक्स में अलग अलग अर्थ होते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या है कि जब एक वस्तु, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है, ठीक है, जब एक कोई वस्तु है जो एक बिंदु से यानी कि कोई बिंदु मान लीजिए ए है, वो बी बिंदु पर जा रही है, बी बिंदु की ओर जा रही है, ठीक है, यही बात कर रहा है वो, कोई बिंदु है, ठीक है, कोई ए कह सकते हैं आप बिंदु है और वही वो बी बिंदु तक यानी कि बी बिंदु पर वो जा रही है, ठीक है, किसी दूसरे बिंदु पे जाए, ये मैंने समझाने के लिए कहा है कि कोई ए बिंदु से बी बिंदु पर कोई वस्तु जा रही है, ठीक है, ठीक है। तो चली गई दूरी, क्या कह रहा है, तो चली गई दूरी जो है वस्तु द्वारा तय किए गए अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है। देखिए ये यहाँ से कोई स्थान है, कोई बिंदु है, यहाँ तक दूसरी बिंदु तक जा रही है, तो ये जो चली गई दूरी है ये क्या है, उसकी लंबाई को व्यक्त कर रहा है, लंबाई को, ठीक है, लंबाई को व्यक्त कर रहा है। आगे देखते हैं कि जबकि जो विस्थापन है यानी कि जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा मार्ग को बतलाता है, ठीक है। इसीलिए गतिशील वस्तु जो है, इसीलिए गतिशील वस्तु द्वारा चली गई जो दूरी है, जो भी हो, ठीक है, चली गई दूरी या उसके द्वारा चली गई दूरी जो भी हो, वो वस्तु का विस्थापन जो है सदैव वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सबसे कम दूरी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए मैंने क्या बताया कि कोई बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, ए बिंदु है, ठीक है, वह बिंदु बी बिंदु तक चल रहा है, ठीक है, बी बिंदु तक चल रहा है। ये क्या है, ये पूरी दूरी जो चली गई है ये क्या है, ये लंबाई को डोनेट कर रहा है, ठीक है, डिनोट कर रहा है, सॉरी, लंबाई को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए कि कह क्या रहा है कि जो विस्थापन है इस बिंदु से इस बिंदु तक जो पूरी उसने दूरी तय करी है, ये विस्थापन है, ठीक है। पूरा यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय, मतलब एक बिंदु से वो दूसरे बिंदु तक जो गया है वो उसने विस्थापन तय करा है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी जो प्रारंभिक स्थान है अंतिम स्थान तक जो गया है उसी को विस्थापन कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है। देखिए आगे क्या दे रहा है, चली गई दूरी में केवल परिणाम होता है यानी मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जबकि जो विस्थापन है, विस्थापन में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, ठीक है। क्या होता है कि जो चली गई दूरी है, दूरी में केवल परिणाम होता है, दूरी में परिणाम बस केवल होता है, लंबाई को परिणाम में ही मापते हैं, ठीक है।
आगे देखिए, विस्थापन में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी डायरेक्शन भी होती है। स्पष्ट है कि दूरी एक अदिश राशि है, यानी कि अदिश राशि वह राशि होगी जिसमें केवल परिणाम होगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि जो अदिश राशि है, जो सदिश राशि है, उसमें परिणाम और दिशा होती है, और जो अदिश राशि होती है उसमें बस केवल और केवल क्या मिलता है, परिणाम मिलता है। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि परिणाम मिलता है। क्या मिलता है, जो सदिश राशियां होती हैं उसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, लेकिन अदिश में परिणाम यानी मैग्नीट्यूड होता है बस। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या यहाँ पे दिया, वही कह रहा है कि परिणाम होता है जिसमें वो क्या होती है, ठीक है, वह अदिश राशि, यानी कि जो दूरी है वो अदिश राशि होती है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसमें परिणाम यानी कि मैग्नीट्यूड है, और जो उसका विस्थापन है, ठीक है, विस्थापन में दिशा भी है, तो ये इस वजह से सदिश राशि है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती। अच्छा ये बताइए कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपने बिल्कुल चला ही नहीं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में आपने गति की है। ठीक है, तो वो गतिशील जो दूरी है, दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए हैं तो कुछ तो होगा, लंबाई होगा, उसको किलोमीटर में मापते, कुछ तो लंबाई रही होगी, तो वही कह रहा है कि दूरी जो है शून्य हो ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि वस्तु का जो अंतिम विस्थापन है वो शून्य हो सकता है। अब कैसे ये कह रहा है, देखिए क्या होता है कि कोई बिंदु है ए है, आप दूसरे बिंदु बी पर जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में आपने कुछ तो दूरी तय करी है, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक गए हैं, तो इनके दोनों के बीच में कुछ तो दूरियां होंगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो विस्थापन है वो शून्य हो सकता है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है ए और बी, कोई वस्तु है, ठीक है, जो वस्तु ए से बी जा रही है, ठीक है, वो बी पे पहुंची, फिर रिटर्न होके वो ए पर आ जा रही है, तो ये क्या कहा जाएगा, ये विस्थापन कहा जाएगा। यानी कि जो विस्थापन है वो शून्य हो सकता है। ठीक है, वो जहां से चला था फिर वहीं आ गया है, तो विस्थापन जो है वो क्या हो सकता है, विस्थापन जो है शून्य हो सकता है, लेकिन जो दूरी है वो शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, यही वो बात कह रहा है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, तो ये देखिए कि चाल एवं वेग, अब ये चाल और वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड और वेलोसिटी क्या है। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, किसी वस्तु की चाल, स्पीड के बारे में बात कर रहा है, किसी वस्तु की जो चाल है उसके द्वारा प्रति इकाई समय में, ठीक है, चली गई दूरी है। ठीक है, कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु की चाल क्या हो सकती है कि वो प्रति इकाई समय में जितना दूरी तय करता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को चाल कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि चाल क्या है, तो चाल को किससे नापते हैं, चाल का जो मात्रक है वो किससे होता है। ठीक है, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे चाल, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए आप इसको दूरी के सेंस में ऐसा नहीं लिख सकते हैं, हालांकि बस समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मैंने बताया कि इसमें केवल और केवल परिणाम होता है। क्या होता है, केवल और केवल परिणाम, यानी मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और इसका एसआई जो मात्रक है वो मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, दूरी को मीटर में मापते हैं। ठीक है, दूरी को मीटर में मापते हैं, टाइम को सेकंड में मापते हैं, तो मीटर बराबर एसआई मात्रक में मीटर मात्रक जो है मीटर अपन सेकंड। ठीक, आगे देखिए किसी वस्तु का जो वेग है, किसके बारे में बात कर रहा है, वेग यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है। किसी वस्तु का जो वेग है उसमें प्रति इकाई समय उत्पन्न विस्थापन होता है। क्या होता है कि प्रति इकाई समय में उत्पन्न जो विस्थापन है वो क्या होता है, किसी वस्तु का वेग कहलाता है। अब वेग को किससे डिनोट करते हैं, तो वेग
इक्वल टू विस्थापन अपान टाइम। ठीक है, विस्थापन अपान टाइम। ठीक, आगे देखिए क्या है कि चाल एवं वेग में अंतर यह है कि चाल में केवल और केवल परिणाम होता है। ठीक है, क्या होता है, यानी कि चाल जो है अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, इसमें परिणाम है केवल और केवल, लेकिन उसमें कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है। जबकि वेग जो है, जो वेग है उसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। इसी वजह से यह क्या है, यानी वेग क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, आगे देखिए कि त्वरण के बारे में कह रहा है। ठीक है, ठीक है, त्वरण के बारे में बात कर रहा है। जब किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर को दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ उसके वेग में जो परिवर्तन होता है, यानी उसके चाल में या वेग में जो परिवर्तन होता है, उसी में उसको परिभाषित किया जाता है। देखिए, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन अपान टाइम। ठीक है, अब देखिए कि त्वरण जो है, त्वरण इज इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान समय। देखिए क्या है कि त्वरण जब हम निकालते हैं तो कोई वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु तक गई है। ठीक है, तो यहाँ जो प्रारंभिक वेग है, ठीक है, जो वस्तु है उसका जो पहला यानी कि प्रारंभिक वेग है, ठीक है, अंतिम वेग जो है, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दिया गया और जो इसमें टाइम लगा है चलने में उसका अपान किया गया। यानी हम त्वरण निकालने का फार्मूला ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ठीक, यदि हम वस्तु का प्रारंभिक वेग u मानते हैं 30 यानी कि समय को डिनोट करता है और अंतिम वेग जो है v है, तो हम क्या लिखेंगे, जो त्वरण का जो हमें मात्रक निकल के आएगा वो आएगा a इज इक्वल टू v माइनस यू अपान टी। ठीक है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपान टी। ठीक है, यानी कि जो हम प्रारंभिक वेग को हमने क्या माना है, u माना है, अंतिम वेग क्या है, v है, तो हम v में से u को घटाएंगे। ठीक है, आगे देखिए इसका जो त्वरण का जो एसआई मात्रक है, एसआई जो मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है, क्वेश्चन पूछे भी गए हैं ये सारे क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं कि हम इसमें आगे क्या पढ़ेंगे, कि न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे। न्यूटन के जो गति के नियम है वो क्या क्या है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए क्या कहा गया है, जो न्यूटन का गति का जो नियम है, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि पिंडों अथवा वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने कितने नियम दिए, 3 नियम। देखिए उन्होंने क्या करा कि जो न्यूटन थे वो 1687 में उनकी एक बुक रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, बुक, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपिया। उन्होंने उसमें प्रिंसिपिया में उन्होंने क्या करा है कि जो उन्होंने 3 नियम दिए हैं, गति के जो 3 नियम हैं, किसमें दिए हैं, तो अपनी बुक प्रिंसिपिया में। ठीक है, उसी में उन्होंने परिभाषित किया है। ठीक है, इसीलिए इस नियमों को न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है कि ये जो न्यूटन के गति के नियम है वो क्या करते हैं, वो बल की परिभाषा देते हैं। जो पहला नियम आपको मिलेगा वो बल की परिभाषा से निकलेगा। ठीक है, और जो दूसरा नियम हमें मिलेगा, जो दूसरा नियम हमको मिलता है, प्रथम नियम हमें बल की जो है परिभाषा मिलती है और जो दूसरा हमें नियम मिलता है उसमें हमें क्या मिलता है कि बल का व्यंजक यानी जो बल का फार्मूला आता है वो किससे आता है, वो सेकंड रूल से आता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या दे रहा है इसमें। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है कि वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके द्वारा प्राप्त की गई गति की अवस्था के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, ये न्यूटन का नियम कह रहा है। आगे देखिए क्या है कि पहला जो नियम दिया गया है, ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से आप याद करिएगा कि 1967 में, ठीक है, 1967 में जो उन्होंने बुक रिलीज करी थी उसका क्या नाम था, प्रिंसिपिया। ठीक है, अच्छा, न्यूटन को क्या बोलते हैं, इसे फादर ऑफ, ठीक है, फिजिक्स बोलते हैं, मतलब ये भौतिकी के पिता बोले जाते हैं, भौतिकी के पिता बोले जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे हाईलाइट करके पढ़िएगा। आगे देखिए क्या दे रखा है, तो हमें पहला क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पे पहला जो है न्यूटन का जो गति का नियम है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखते हैं क्या है कि प्रथम नियम के अनुसार कोई भी वस्तु, पहला जो नियम दे रखा है उन्होंने क्या दे रखा है कि जो अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, ठीक है,
वह विरामावस्था में ही बनी रहनी चाहती है, ठीक है। और वहीं पे अगर कोई वस्तु जो है गतिमान की अवस्था में या निरंतर चाल की एक समान चाल की अवस्था में है, सीधी रेखा में गति कर रही है, तो वह वस्तु क्या है, उसी एक समान चाल अथवा जो है विरामावस्था में रहना चाहती है, ठीक है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है, ठीक है, या कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, तो वो उसी अवस्था में रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता तब तक वो उसी अवस्था में रहेगी, ठीक है। जब उस पर बाह्य बल लगाया जा रहा है तो उसमें परिवर्तन होगा, ठीक है। जो गति का पहला नियम है यही डिनोट करता है। आगे देखिए क्या देख रखा है, आगे देखिए क्या दे रखा है, आइए देखते हैं। उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने की अथवा गतिशील, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है अथवा गतिशील है तो एक सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। जो देखिए पहला जो नियम है इसको क्या बोलते हैं, गैलीलियो का नियम, इसी को क्या बोलते हैं, गैलीलियो का नियम, ठीक है। और इसी को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जड़त्व का नियम भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए अब जड़त्व क्या है, देखिए अक्सर आप देखे होंगे कि आप अगर बस में बैठे हैं तो बस अचानक चलती है तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। तो आपकी जो स्थिति है वो क्या है, वो जड़त्व की है। यानी जो पहला रूल लागू होता है इस पे होता है कि आप अचानक कोई चीज चल रही है, अगर आप वहां स्टेबल होके बैठे हैं तो आप पीछे की तरफ झुक जाएंगे। यही क्या है कि वस्तु की विरामावस्था है अथवा गतिशील अवस्था है, और न्यूटन का ये गति का पहला नियम माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि वास्तव में जो द्रव्यमान है किसी वस्तु के जड़त्व की माप है, ठीक है। आगे देखिए जो वस्तु यहाँ पे द्रव्यमान की बात की गई है, द्रव्यमान जो है वो जड़त्व की माप माना गया है, ठीक है। यदि वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होता है तो उसमें जड़त्व की मात्रा भी अधिक होती है, अगर द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व भी अधिक होगा, ठीक है। आगे देखिए अर्थात हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुएं, ठीक है, भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है, यानी जो हल्की वस्तुएं हैं उनकी अपेक्षा जो भारी वस्तुएं हैं उनमें अधिक जड़त्व पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए कि जो जो पहला नियम है तो इससे क्या मिलता है, इससे बल की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है, ठीक है। पहले नियम से क्या मिलता है, बल की परिभाषा, या क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये ध्यान दीजिएगा कि पहले नियम से क्या मिलता है, हमें बल की परिभाषा मिलती है। अब देखिए दूसरा नियम क्या है, ठीक है, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम देखिए क्या होता है। ये कह रहा है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से ही उसकी गति में परिवर्तन होता है, ठीक है। गति में परिवर्तन होने का अर्थ है कि वस्तु में त्वरण के उपस्थित होने से, ठीक है, वस्तु में त्वरण के उपस्थित होने से, यानी गति में परिवर्तन तब होगा जब वस्तु में क्या आएगा, त्वरण आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। अगर कोई वस्तु है उसमें आप बल लगाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो बल की परिभाषा यानी जो फोर्स की परिभाषा दी गई है, फोर्स की जो परिभाषा है वो क्या है, बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। यानी कि बल को किससे डिनोट करते हैं, तो बल को यफ से करते हैं, ठीक है। जो द्रव्यमान है उसको यम से करते हैं, त्वरण की जो परिभाषा निकल के आई है उसको ए से डिनोट करते हैं, यानी कि जो बल है बल इज इक्वल टू यम इंटू ए, ठीक है, यानी कि मास इंटू त्वरण। आगे देखिए क्या बात कह रहा है, इस समीकरण को ही न्यूटन का गति का द्वितीय नियम कहते हैं। इसी को ही, यानी कि जो हमें यहाँ पे क्या मिला है, जो द्वितीय नियम है उससे क्या मिला है, हमें बल का व्यंजक मिल रहा है। क्या मिल रहा है, बल का व्यंजक, ठीक है, बल का व्यंजक यानी हमें बल का फार्मूला मिल रहा है, यानी F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, गति का द्वितीय नियम कहते हैं, ठीक है। बल का जो SI मात्रक पूछता है वो क्या है,
बल का एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन है। ठीक है, एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए जाने पर उसमें 1 किलोमीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि 1 किलो द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक है, उसपे 1 मिलीमीटर सेकंड का जो अगर त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है, 1 न्यूटन अगर उससे बल लग रहा है, कोई 1 किलोग्राम की वस्तु है, तो उसपे 1 मिलीमीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो गति का तृतीय नियम है, गति का जो तृतीय नियम है उसके बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, गति के तृतीय नियम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि संवेग, यानी जो है संवेग का क्या अर्थ है, मोमेंटम। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि मोमेंटम किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके गुणनफल के रूप में, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के रूप में, यानी कि संवेग इज इक्वल टू पी। ठीक है, द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है एम से डिनोट करते हैं, वेग को हम वेलोसिटी यानी वी से डिनोट करते हैं, तो जो संवेग निकल के आता है पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि संवेग एक सदिश राशि है। मैंने बताया कि सदिश राशि में क्या होता है कि दिशा और परिणाम दोनों होता है, जबकि जो दिशा है, ठीक है, दिशा है, दिशा वेग की दिशा में ही होती है, यानी कि वेग की बात यहाँ पे कर रहा है कि जिसकी दिशा वेग की दिशा में ही होती है, यानी संवेग जो है एक सदिश राशि है और उसकी जो दिशा है वो दिशा की दिशा में ही होती है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है कि प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होता है, यानी जो गति कर रही वस्तु है उसमें क्या होता है, उसमें संवेग पाया जाता है। ठीक है, संवेग का जो मात्रक है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। संवेग का जो मात्रक है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, चूंकि यम जो है द्रव्यमान को हम किलोग्राम, ठीक है, मीटर, और वेग जो है उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते, मतलब सेकंड उसका मात्रक, वेग का आप किस में मानेंगे, और मतलब समय का मात्रक है वेग। ठीक है, तो उसको किसको कहेंगे, संवेग का जो मात्रक है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो मात्रक है वो कौन है, तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। ठीक, आगे देखिए क्या कि संवेग परिवर्तन अब क्या है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की जो दर है वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि जो संवेग परिवर्तन की दर है वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होता है। ठीक है, संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में ही होता है। अगर संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो जिधर बल लगाया जा रहा है, जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में क्या होगा, उसी दिशा में परिवर्तन भी होगा। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहे हैं, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का ही एक अन्य रूप है। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि जो बल है, यानी जो संवेग की यहाँ बात कर रही है, बात कर रहा है, यानी बल जो है प्रोपोर्शनल टू संवेग में परिवर्तन, ठीक है, संवेग में परिवर्तन बटे टाइम, यानी कि समय। यहाँ पे देखिए दिया गया है संवेग में परिवर्तन। ठीक है, बल, यहाँ संवेग के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ वो संवेग में परिवर्तन बटे समय की बात कर रहा है। ठीक, आगे देखिए क्या है, यदि किसी द्रव्यमान यानी यम की वस्तु है, ठीक है, उसका प्रारंभिक वेग u है, ठीक है, उसका प्रारंभिक वेग u है, तो उसका जो प्रारंभिक संवेग होगा वो क्या होगा, m इंटू v, या सॉरी m इंटू u। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, इसी को न्यूटन का तृतीय नियम बोलते हैं, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ठीक है, इसी को न्यूटन के गति के तृतीय नियम के नाम से जानते हैं, यानी संवेग संरक्षण का जो नियम है इसी को ही न्यूटन का गति का थर्ड नियम है। ठीक है, देखिए क्या है, यदि दो अथवा दो से अधिक पिंडों के समुदायों पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर अथवा संरक्षित बना रहता है। अगर कोई वस्तु है जिसपे कोई बाह्य पिंड है, उसपे कोई बाह्य बल अगर नहीं लग रहा है, तो जो
उसका जो संवेग है वो क्या होगा, वो स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, इसे ही संवेग संरक्षण का जो है नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी नाव पे चढ़ते हैं, एक स्टेबल कोई नाव है यानी कि स्थिर कोई नाव है, उस पे आप चढ़ते हैं, तो उसके किनारे पे जब आप चढ़ते हैं तो वो आगे की ओर क्या हो जाता है, उसमें जो है अगर आप किसी नाव पे कूदते हैं तो वो जो नाव है वो पीछे की ओर जो है बढ़ जाती है, पीछे की ओर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही क्या है, संवेग संरक्षण का नियम है। आगे देखिए, इसका एग्जाम्पल यही है, एग्जाम्पल भी पूछ लेता है तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाए, ठीक है, तो उसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसे कार्य कहते हैं। अगर कोई वस्तु है उस पर बल लगाकर उसकी जो स्थिति है यानी जो उस अवस्था में थी उसके उसी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे कार्य कहते हैं यानी कि वर्क कहते हैं। ठीक है, यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो किया गया कार्य जो है वो शून्य माना जाएगा। ठीक है, अगर किसी वस्तु में बल लगाने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि जो कार्य किया गया है वो उसको शून्य माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कि किसी वस्तु पर किए गए कार्य का जो मान है यानी लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए क्या कह रहा है कि कोई जो वस्तु है उस पे कार्य का मान या फिर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन में यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो जा रही है उसके गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि कार्य इज इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में क्या हुआ, विस्थापन हुआ। ठीक है, कार्य का जो मात्रक निकल के यहाँ आया क्या हुआ, कार्य इज इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, यानी जो विस्थापन है वो बल ही की दिशा में हो रहा है। आप किसी चीज को फोर्स कर रहे हैं, जैसे कोई टेबल है आप उसे हाथ से आगे मतलब कह रहे आगे की तरफ धकेल दे रहे हैं तो वो उसपे कार्य जो किया होगा वो बल की दिशा में विस्थापन होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि किए गए कार्य यानी प्रयुक्त दाब और दाब की दिशा में विस्थापन जो है उसे क्रमशः W, F तथा S से डिनोट करें तो जो कार्य है, जो किया गया कार्य है वो W इज इक्वल टू F इंटू S होगा। ये मिसप्रिंट हो गया है तो क्या होगा, W इज इक्वल टू F इंटू S। यानी क्या कह रहा है कि किया गया जो कार्य यानी जो प्रयुक्त बल है, ठीक है, बल की दिशा में विस्थापन है जो उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, यानी कार्य को W से, बल को F से, जो विस्थापन है उसे S से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्य इज इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि बल यानी कि F पिंड के विस्थापन की दिशा में ना होकर उसमें थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, अगर जो पिंड है, ठीक है, जो बल है, बल लगाया जा रहा है वो पिंड के विस्थापन की दिशा में ना होकर थीटा कोण पे बन रहा है। यानी यहाँ पे देखिए जो बल है ऐसे है, ठीक है, इसको लगना कहाँ चाहिए, इस पे लगना चाहिए, लेकिन ये लग कहाँ रहा है, ये थीटा कोण पे लग रहा है। ठीक है, थीटा कोण पे लग रहा है। कोई वस्तु है ऐसी रखी हुई, ठीक है, कोई वस्तु ऐसी है दो, तो उसको बल जो लगना चाहिए वो इस पे लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो थीटा कोण पे लग रहा है, यानी F जो है बल थीटा कोण पे लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे हमने बताया W इज इक्वल टू F इंटू S, यानी कि कार्य जो है बल और बल की दिशा में विस्थापन का योग है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है तो हम क्या करेंगे कि W इज इक्वल टू F cos थीटा। ठीक है, F cos थीटा इंटू विस्थापन, यानी जो विस्थापन है, यानी F का जो हमें F यहाँ पे लगना था थीटा कोण पे लग रहा है, तो F के जगह पे ये cos थीटा बनेगा क्योंकि वो कोण बना रहा है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 45 डिग्री का लगभग कोण बन रहा है तो cos थीटा में है। ठीक है, तो यहाँ पे cos थीटा बनेगा उसका, W इज इक्वल टू F इंटू S cos थीटा। ठीक है, जो विस्थापन है उसका गुणनफल होगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू S। ठीक है, ये किया गया कार्य है। आगे देखिए क्या दे रहा है, उसी में बोल रहा है कि जहां W यानी कि कार्य है या cos थीटा जो है विस्थापन की दिशा में बल का घटक है, यानी क्या है, ये फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर है। W इज इक्वल टू F cos थीटा विस्थापन की दिशा में बल का एक घटक है।
आगे देखिए कि कार्य एक अदिश राशि है। मैंने बताया कि अदिश राशियां वे हैं जिनमें बस केवल और केवल परिणाम होता है, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड है, ठीक। इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है, यानी कि दिशा नहीं होती है, परिणाम और केवल होता है, तो ये क्या हो जाती है, अदिश राशि होती है। यानी कार्य जो क्वेश्चन पूछता है कि कार्य जो कैसी राशि है, तो आप क्या कहेंगे कि अदिश राशि है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक जो है, बहुत पूछा क्वेश्चन में, एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है, ठीक। आगे देखिए क्या कह रहा है कि शक्ति तथा सामर्थ्य, यानी हमें पावर, पावर के बारे में यहाँ अध्ययन करना है, ठीक है। आगे देखिए कि क्या है कि किसी मशीन उत्पादकर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। कोई व्यक्ति है मान लीजिए, ठीक है, उसके द्वारा जो कार्य करने की दर है, यानी कि आप कह सकते हैं कि कितने घंटे उसने कार्य करा, जो दर होती है, आप एक समझने के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कह सकते हैं कि किसने कितने घंटे उसने कार्य किया है, तो वो उसके कार्य करने की दर हो जाएगी, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, सामर्थ्य बोलते हैं। आगे देखिए क्या है कि शक्ति इक्वल टू कार्य अपान टाइम, यानी जो शक्ति है पी है वो कार्य और समय का समानुपाती है, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या दे रहा है, यदि कोई कर्ता टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो उसका जो उसकी जो शक्ति है P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी, ठीक है, वही फॉर्मूला है। आगे देखते हैं कि इसको किसमें व्यक्त करते हैं, तो इसका जो एसआई मात्रक है जूल पर सेकंड होता है। जो शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है वो क्या है, जूल पर सेकंड है, ठीक है, इसे वाट भी कहते हैं, ठीक है। शक्ति का एक अन्य मात्रक भी है जिसे अश्व सामर्थ्य अथवा हॉर्स पावर कहते हैं, ठीक है। एक अश्व, ये क्वेश्चन पूछा है, एक अश्व सामर्थ्य में कितना होता है, 746 वाट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि एक वाट में कितने बराबर होते हैं, एक किलोवाट में, एक किलोवाट कितने बराबर होता है, तो 1000, ठीक है, 1000 वाट के बराबर होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या करते हैं इसमें, आगे देखिए, देखिए ये जो 1 किलोवाट घंटा, इसको किलोवाट कह सकते हैं आप, इसे 1 किलोवाट घंटा भी बोल सकते हैं, किलोवाट घंटा भी बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा भी बोलते हैं। अगर इसे आप घंटे में लिखेंगे तो लगभग ये 1000 वाट घंटा बोला जाता है, ठीक। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत पूछा है कि 1000 वाट घंटा बराबर, तो 3.6 इंटू 10⁶, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 3.6 इंटू 10⁶ जो है जूल, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, जूल, एक हार्स पावर का पूछा है ये, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने बराबर हो जाता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर है। आगे देखिए क्या है कि ऊर्जा जो एनर्जी के बारे में यहाँ बात की जा रही है, एनर्जी जो है, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया है, किसी वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता है, ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता है उसकी ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। किसी वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, वो ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के अनेक रूप हैं, ठीक है, जिसमें यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि आते हैं, ठीक है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, यानी कि इसमें बस परिणाम है, क्या है, परिणाम, ठीक है, अदिश राशि है, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो जूल होता है। अब देखिए जो ऊर्जा यहाँ पे दी गई है, यांत्रिक ऊर्जा और उष्मा, उष्मा ऊर्जा, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए पहला क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, यहाँ हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है कि जो यह किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है, जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, यह दो प्रकार की होती है। काइनेटिक एनर्जी कितने प्रकार की है पूछता है क्वेश्चन, तो देखिए इसमें गतिक ऊर्जा, ठीक है, और दूसरी क्या है, स्थितिज ऊर्जा। पहली क्या है, गतिज ऊर्जा है, ठीक है, ये सॉरी, यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा यानी मैग्नेटिक, मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, ठीक। जो जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो दो प्रकार की होती है, पहली तो गतिज ऊर्जा है यानी काइनेटिक एनर्जी,
ठीक है, जो स्थितिज ऊर्जा है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा है उसका जो प्रकार है वो कितनी प्रकार की होती है, वो पहली होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा जो है, यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के गुणनफल का परिणाम होती है, यानी कि के इंटू पोटेंशियल की को पी लिख सकते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा यानी मैग्नेटिक एनर्जी निकल के आ सकती है। ये आप एक फार्मूला के तौर पे नहीं, आप याद रखने के तौर पे देखिएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि गतिज ऊर्जा आखिर है क्या, यानी कि काइनेटिक एनर्जी है क्या। काइनेटिक ठीक, आगे देखिए कि यह एक ऊर्जा है। ठीक है, काइनेटिक ऊर्जा एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है, यानी अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, यदि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है, यानी द्रव्यमान जो है किलोग्राम तथा चाल उसकी अगर v है यानी मीटर पर सेकंड में है, तो वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा से ही समझ में आ जाता है कि यहाँ जो ऊर्जा होगी वो गति के फॉर्म में होगी। ठीक है, या किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी किलोग्राम, ठीक है, उसकी चाल यानी कि मीटर पर सेकंड में है अगर, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए जो स्थिति ऊर्जा है यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं वो क्या है। यहाँ पे देखिए क्या है कि यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति अथवा दशा के कारण होती है। ठीक है, स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाई जाती है तो इस दौरान जो किया गया कार्य है वस्तु की स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अच्छा ये बताइए, जब आप टेबल ऐसे स्टेबल है उस पर फोर्स लगाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हटा देते हैं, तो वो उसकी दूसरी स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना, एक स्थिति से वो दूसरी स्थिति में जा रहा है, तो यहाँ पे वही बात कर रहा है वो। ठीक है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में वो संचित हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए कि स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे प्रत्यास्थ ऊर्जा रबड़ में होती है। ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जैसे कि बांध बनाते हैं तो उसमें क्या होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा क्या है, कह सकते हैं आप यांत्रिक ऊर्जा में ही आ जाते हैं ये सारे। वैद्युत वैद्युत स्थितिकी ऊर्जा में इंजन में आती है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा है यानी पोटेंशियल एनर्जी है वो एम जी एच के बराबर होती है, यानी जो उसका मास है उसका किलोग्राम में अगर उसको डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं, तो जो यम आता है वो द्रव्यमान होता है और जी यहाँ पे जो है उसकी गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यश क्या है, ऊंचाई है, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, यम जी, यम इंटू जी इंटू एच, एम जी एच। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए देखिए अब क्या है कि ये मैंने आपको पहले थोड़ी सी थ्योरी बताई है। ठीक है, अब आगे जो है इसी के आगे जो है क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको मिलेगा, ये सारा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आप इसको देखिए ध्यान से क्योंकि ये यही सारा क्वेश्चन उठा उठा के पूछ लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूटन के जो प्रथम नियम है, ठीक है, उनके अनुसार जो है प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। ठीक है, प्रथम नियम के अनुसार क्या है
कि कोई भी ऐसी वस्तु जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वो अपनी गति को बनाए रखना चाहती है। अगर वो स्थिति स्थिर है वो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, अगर वो गति है गति की गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान की अवस्था में रहना चाहती है। ये प्रथम नियम जो है न्यूटन का है। ठीक है, आगे देखिए इसमें दिया गया है कि उन्होंने क्या करा है कि अपनी जो पुस्तक है प्रिंसिपिया, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। ठीक है, आगे देखिए कि रेखीय संवेग संरक्षण जो निकल कर आता है, रेखीय संवेग संरक्षण जो निकल कर आता है वो न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियम दोनों के योग से निकल के आता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा है। रेखीय संवेग संरक्षण का जो नियम है वो न्यूटन के किस नियम से आता है? जो द्वितीय और तृतीय यानी सेकेंडरी और टर्शियरी जो नियम है उससे आता है निकल के। आगे देखिए क्या है कि जड़त्व के कारण पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, देखिए आप बस में बैठे हैं, ठीक है, तो आप जड़त्व की स्थिति में है, जब वो परिवर्तन करता है तो उसका वो विरोध करता है, इसी वजह से आप पीछे झुक जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? जड़त्व के कारण ही पिंड यानी जो वस्तु है अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है? आवेग इक्वल टू बल इंटू समयांतराल इक्वल टू संवेग परिवर्तन। यही जो है संवेग संरक्षण का जो नियम पूछा है, यही संवेग परिवर्तन के बारे में हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, वो यहाँ पे है। आगे देखिए क्या है? आगे है कि किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे बंदूक से दागी गई गोली में, ठीक है, तोप से छोड़े गए गोले में, ठीक है, चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न जो ऊर्जा है वो कौन सी है? गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल आपसे पूछ लेते हैं तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए क्या है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं, ठीक है, तो परिणामी बल जो है शून्य हो जाता है। क्रिया और प्रतिक्रिया का जो नियम है, ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया का जो नियम है वो कौन सा नियम है? न्यूटन का थर्ड नियम है। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि गति का जो प्रथम नियम है जड़त्व की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? वो गति का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व की व्याख्या करता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम, या इसी को ही गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। इसी को ही गैलीलियो का नियम, इसी को ही गैलीलियो का नियम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि जो वोल्ट मापी है वो विभवांतर का मापन करता है। वोल्ट मापी के द्वारा क्या होता है? विभवांतर का जो है वो विभवांतर का ही मापक माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए कि जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक है वो एंगस्ट्रॉम है। तरंग दैर्ध्य जो यानी कि जो लैम्डा है, लैम्डा का जो मात्रक है वो एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, ऐसे वो मतलब उसका जो साइन है ऐसे रहता है, और जो है तरंग दैर्ध्य जो लैम्डा है ऐसे उसका रहता है। आगे देखिए क्या है कि एमीनोमीटर, ठीक है, का उपयोग पवन की वेग मापने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो किसका? एनीमो जो मीटर है वो पवन के वेग को मापने के लिए यूज किया जाता है। कौन है? एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर जो है पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है इसका यूज। आगे देखिए क्या है? शक्ति और ऊर्जा दोनों क्या है? अदिश राशियां हैं। शक्ति और ऊर्जा, शक्ति और ऊर्जा के बारे में बात की जा रही है, यानी कि इसमें केवल और केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। इसी वजह से क्या है? ये अदिश राशियां हैं। आगे देखिए कि किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की जो स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। ठीक है, किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसकी क्या कहते हैं? उसकी विस्थापन कहते हैं। यानी कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, यानी कि गतिशील वस्तु की स्थिति जो है उसका परिवर्तन जो है वो क्या है? उसका विस्थापन कहलाता है। आगे देखिए कि जो कैरेट है, ठीक है, सोने की शुद्धता मापता है। ठीक है, माना जाता है कि 24 कैरेट सबसे ज्यादा शुद्ध माना गया है। 24 कैरेट जो है सबसे ज्यादा शुद्ध माना गया है। ठीक है, तो कैरेट किसकी शुद्धता मापता है? सोने की शुद्धता मापता है। ठीक है, आगे देखिए कि बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। ठीक, वायुमंडलीय दाब की यानी कि एटमॉस्फेरिक
एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसकी जो यूनिट है, उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट क्या है, उसे क्या कहते हैं, बार कहते हैं, यानी कि बार। वायुमंडलीय दाब की जो इकाई है वो क्या है, वो बार है। आगे देखिए कि तो फायरिंग करने के बाद न्यूटन की गति के तीसरे नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार पीछे की ओर धक्का लगना ही पीछे की ओर धक्का इसमें लगता है, तो वो क्या करता है, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया का यहाँ पे रूल लग रहा है, यानी वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पे कार्य करता है। देखिए फैदम पूछा है कि फैदम जो है, फैदम का मान 6 फीट लगभग 1.828 मीटर के बराबर होता है। फैदम क्या होता है, देखिए फैदम क्या है कि समुद्र की गहराई मापने में यूज होता है, समुद्र की गहराई, ठीक है, का मापक है, ठीक। और एक फैदम इज इक्वल टू कितने बराबर होता है, 6 फीट के या 1.8288 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या दे रहा है, आगे दे रहा है, आगे दे रहा है कि जो है ये इतना पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है तो इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं, आगे फिर बढ़ेंगे कि वे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं वो क्या होती हैं, वो सदिश राशियां कहलाती हैं। तो ये बहुत ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन उठा के यहाँ से पूछता है, मात्रक से क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है, सदिश राशियों से क्वेश्चन पूछ लेता है, और जो है इनके बहुत, जैसे कि देखिए यहाँ पे वेग, बल, फोर्स, त्वरण, इन सबका जो है मात्रक पूछ लेता है, तो इसको हमने पढ़ाया है, इसको ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, आप बढ़िया से पढ़िए, एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ से उठना ही उठना है। आगे देखिए क्या है कि वे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम होता है दिशा नहीं होती है, वे क्या है, वो अदिश राशियां यानी कि स्केलर क्वांटिटीज है, स्केलर स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है, ठीक। जैसे द्रव्यमान, तापमान, समय, इनमें क्या होता है, ये सारी अदिश राशियां हैं, ठीक है। और इनमें जो है दिशा नहीं होती है, ठीक है। क्या होता है, केवल और केवल परिणाम होता है। अब देखिए कि सदिश का जो परिणाम है यानी मैग्नीट्यूड है वो धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य कुछ भी हो सकता है। परिणाम का जो सदिश का यानी जो सदिश राशियां उनका जो परिणाम है वो कुछ भी हो सकता है, यानी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक। आगे देखिए कि चंद्रमा पर जी का मान यानी पृथ्वी के जी के मान के लगभग 1/6 होता है, यानी 1/6 होता है, 2 बार लिखा है कि जो चंद्रमा पर जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण का जो मान है, चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण का जो मान है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान के 1/6 है, यानी चंद्रमा पे 1/6 ज्यादा लगता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, ठीक है। आगे देखिए कि जो त्वरण का जो मात्रक है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। बल का जो मात्रक है वो न्यूटन है तथा उसमें और कार्य अथवा ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल है। किसका किसका है, देखिए न्यूटन का है, उष्मा का है, कार्य का है, अथवा अगर ऊर्जा का देखें तो किस मात्रक क्या है, जूल है। किसका किसका मात्रक जूल है, न्यूटन का, उष्मा का, कार्य अथवा ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल है, ठीक है। त्वरण का जो मात्रक है यहाँ क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। आगे देखिए कि साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है, किसी कोई मोड़ है उस पर घूमता है तो वह अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स से अपने भार को संतुलित कर लेता है, ठीक है। अब केंद्रीय बल की जो दिशा है वो केंद्र की ओर, देखिए केंद्र है, ठीक है। सारा फोर्स इधर से किधर लग रहा है, केंद्र की ओर लग रहा है, ये क्या है, इसे अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल ये यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। कोई साइकिल सवार है तो जब वो मुड़ता है, अगर यहाँ से वो मुड़ेगा, मान लीजिए ये मोड़ है, तो उसका जो बल है वो किधर लगेगा, सेंटर की ओर ज्यादा लगेगा, तो वो अपने आप को यहाँ, उसका जब यहाँ बल लगेगा तो वो संतुलित बल हो जाएगा, संतुलित कर लेता है। आगे देखिए क्या है, अभिकेंद्रीय बल की जो दिशा होती है केंद्र की ओर होती है, यानी यहाँ से जो है केंद्र की ओर हो है। आगे देखिए कि अभिकेंद्रीय जो बल है यानी mv² के बराबर होता है, जहां m द्रव्यमान है, v वेग है तथा r जो है वो त्रिज्या है, ठीक है। r क्या है, त्रिज्या है। आगे देखिए जड़त्व तो आघूर्ण का जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है, जिसको ध्यान दीजिएगा कि इसका जो मात्रक है वो क्या है,
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, आगे देखिए कि वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसी उस कोण का कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि किसी पिंड द्वारा किया गया जो कार्य है वो कार्य इज इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन के बराबर है। जो किया गया कार्य है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन है। ठीक है, आगे देखिए जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उससे स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब कोई वस्तु है उसकी विशेष अवस्था है, या तो वो जो है स्टेबल है अथवा वो गतिशील है यानी डायनेमिक है, उसकी जो पोजीशन है उसके कारण कार्य में अगर कोई उसमें कार्य करने की कोई क्षमता आ जाती है तो वही क्या है उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। SI प्रणाली में कुल 7 जो है मूल मात्रक को है। ठीक है, SI प्रणाली में कितने मात्रक है ये क्वेश्चन पूछा है, कुल 7 मूल मात्रक माने गए हैं। ठीक, आगे देखिए कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला तथा मोल। ठीक है, ये क्या कौन कौन से, पहला मीटर है, दूसरा मीटर किलोग्राम है, दूसरा क्या है सेकंड है, तीसरा केल्विन है, एम्पियर है, कैंडिला तथा मोल है। ये क्वेश्चन पूछता है, पूछा बहुत बार क्वेश्चन है। जो 7 मात्रक है वो कौन कौन से हैं, आगे देखिए। ये क्वेश्चन आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी के आगे जो है जितना भी क्वेश्चन दिया है इसी के आगे जो है हम कल बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आशा है कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़िए और ध्यान दीजिए अपने आसपास भी। ठीक है, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत ज्यादा धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।